तो हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा विषय विषय है कि जो दुधारू पशु है उसकी आवास की प्रबंधन कैसे करें। आप सभी जानते हैं जो पशुओं में बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो प्रबंधन के कमी की वजह से ही होती हैं। अगर आप उचित प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने पशुओं के लिए बीमारी का न्योता दे रहे हैं। तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एसपी साहू सर, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साहू सर। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ सर, अच्छा शेयर, हाँ। तो सर का हम स्वागत करते हैं। और सर पहले भी अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, काफ़ी इनका प्रेजेंटेशन रोचक होता है। मैं सभी दर्शक बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इनको ध्यानपूर्वक सुनिए और काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी आज के कार्यक्रम में, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी लोग कार्यक्रम में बने रहिएगा सर। वो स्लाइड शेयर की हो गई है सर। हाँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो। ठीक ठीक, चलिए। हाँ सर, डॉक्टर आवाज आ साहब रही है सर। आवाज आ रही है? ठीक। आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। तो आज चर्चा का विषय है दुधारू पशुओं का आवास प्रबंधन, यानी जानवरों के लिए, जो भी खास करके गाय भैंस है उसके लिए आवास कैसे बनना चाहिए, इसको सर किस ढंग का होना फुल चाहिए। स्क्रीन मोड में सर कर लिया जाए सर। हाँ हाँ सर, ठीक सर। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हम लोग की ये मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि खेती करने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहा है, क्योंकि रोड बन रहा है, बहुत सारे फैक्ट्री बन रहे हैं, नहर, ये सब बहुत सारे चीज जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते, है ना। और दूसरा चीज क्या है कि समय पर हम लोग के यहाँ बारिश नहीं होती है, जिस समय हमें खेती के लिए पानी चाहिए उसमें बारिश नहीं होती है, बारिश असमय होती है। इसके चलते क्या होता है, किसान क्या खेती से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। उसके लिए तब किसान के पास एक ही उपाय है ना, कि वो पशुपालन करे, है ना। क्योंकि पशुपालन के अलावा उसके पास और कोई साधन बचता नहीं है ना। लेकिन पशुपालक भाई करते क्या है, ये पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारे आवश्यक जानकारी उनके पास नहीं होता है, उनको ढंग से वो उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। इसके होता क्या है, उसको लाभ कम मिलता है ना। उसमें खास करके जो पशु का जो आवास है ना, यदि उसको ढंग से प्रबंधन नहीं किया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा कि पशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उसके दूध दूध के उत्पादन में कमी हो जाती है। यदि बच्चा बाछी है तो उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे कि समय पा करके वो पाल खाए या बच्चा दे। तो इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब पशु के लिए जब शेड बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो आरामदेह हो, है ना, और कम खर्चा, क्योंकि ज्यादा खर्च भी हमको नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च हमको जानवर को खरीदने पर लगता है, उसके बाद उसको खिलाने पर लगता है। यदि हम खूब अच्छा घर बनाएंगे उसके लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास होते नहीं। तो ये चीज सबको ध्यान में रखते हुए, है ना, उसका आवास का प्रबंध करना चाहिए। तो जब भी सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोई नया घर बना रहे हैं, नया पशु का शेड बना रहे हैं, उस समय किस किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि शेड उस जगह पर बनाए जो आसपास के जमीन से ऊंचा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम शेड बनाते हैं, शेड पर क्या होता है, सफाई सुथरा करना पड़ता है, गोबर पेशाब ये सब, और जो फर्श धोते हैं उसको पानी निकालने के लिए हमें ढलान चाहिए। यदि ऊंची जगह पर रहेगा तो क्या होगा, एक अच्छा ढलान उसको मिलेगा, अपने आप पानी बाहर करके बाहर चला जाएगा। या दूसरा चीज क्या होगा, जब कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी लग जाता है,
जब नीचे जमीन पर या बराबर जमीन पर रहेगा अगल बगल से, तो क्या होगा, पानी का जमा होगा, जिससे जानवर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, जो भी जहां भी जिस जमीन पर आप शेड बना रहे हैं, है ना, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि समतल नहीं होगा, ऊपर खाबर ऊंचा नीचा जमीन होगा, तो क्या होगा, आपको समतल करने में पैसा खर्च होगा, है ना, और उस पर अच्छे खासे खर्च होगा। और जहां पर शेड बना रहे हैं वहां का मिट्टी कैसा होना चाहिए, कहते हैं मिट्टी जो है ऐसी जगह का होना चाहिए जो ज्यादा उपजाऊ नहीं हो। ऐसा नहीं कि हम खेती वाली जमीन पर हम उसको पर जा करके पशु के लिए शेड बना ले, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा चीज है, जमीन बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए। यदि जमीन बहुत कड़ा होगा तो क्या होगा, आप शेड तो बना लेंगे, लेकिन जब कभी बारिश होगी, जैसे वो पानी सोखेगा तो क्या होगा, शेड को गिरने का डर रहता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि भुरभुरी टाइप का मिट्टी होनी चाहिए, ज्यादा सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि जानवर की शेड एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी जानवर का शेड बना रहे हैं तो शेड के अंदर धूप आना चाहिए। उससे क्या होगा कि अंदर जो पेशाब उसाब करता है, जिससे कि फर्श भीग जाता है, यदि धूप आएगा तो धूप क्या है, एक तरह से इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक का काम करता है, प्राकृतिक कीटनाशक है। वो जमीन को क्या करेगा, सूखा रखेगा। जब सूखा रखेगा तो क्या होगा, उस पर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब नहीं पनपेंगे, और वो जब नहीं पनपेंगे तो जानवर कम बीमार होगा। दूसरा चीज है कि उसका उपयोग सरल होना चाहिए, यानी आप जहां कहीं भी शेड बना रहे हैं वहां तक पहुंच आपका हमेशा आसान होना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज है कि सड़क के कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि सड़क पर रहेगा तो सड़क पर बहुत सारे आवागमन होता है, गाड़ी उड़ी चलता है, जिससे क्या होगा, आवाज आएगा, आवाज से जो होगा, जो प्रदूषण होगा उसका, उससे जानवर परेशान होंगे। जब जानवर परेशान होंगे तो स्वाभाविक है कि उसके उत्पादन पर असर पड़ेगा। दूसरा चीज है कि जब भी कोशिश करना चाहिए कि जानवर का शरीर ढंग से बनाए कि मजबूत हो, देखने में थोड़ा सुंदर भी लगे, क्योंकि सुंदरता, किसी भी घर की सुंदरता भी बहुत अच्छी बड़ी चीज होती है, लोगों को आकृष्ट करती है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है कि जहां भी आप जानवर का सेट बना रहे हैं वहां पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, चाहे आपका म्यूनिसिपैलिटी से हो, चाहे आपके पास हैंडपंप से हो या बोरिंग से हो, है ना, कि पानी प्रचुर मात्रा में और सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा मोटर चला के ही पानी निकाल रहे हैं तो बिजली पर भी खर्च होगी। ये चीज सब पर होना चाहिए। दूसरा चीज, जहां भी आप शेड बना रहे हैं जानवर का, वो उस एरिया में जंगली जानवर या चोरों का प्रकोप कम होना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर रहेंगे उससे जानवर को खतरा रहेगा। चोर उचक्के रहेंगे, जिस समय कोई सिर्फ फार्म पर नहीं रहेगा यानी शेड में नहीं रहेगा, उस समय क्या आपको चोरी होने का डर रहता है। तो ये चीज सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज, यदि आप बड़ा फार्म खोल रहे हैं, दो चार जानवर रख रहे हैं तो कोई बात है, वो अपने सारे काम उसका कर लीजिएगा, है ना, गाय भैंस का। लेकिन जब ज्यादा जानवर रख रहे हैं यानी डेयरी फार्म खोल रहे हैं, तो उस समय आपको अलग से लेबर रखना पड़ेगा। तो लेबर ऐसा होना चाहिए कि उस एरिया में सस्ते कीमत पर आपको रेगुलर लेबर उपलब्ध होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज, कोशिश किया जाए कि जहां भी डेयरी फार्म बना रहे हैं वो मार्केट से नजदीक हो, लोकल मार्केट से नजदीक हो, क्योंकि आपको फार्म पर जो भी दूध पैदा होगा वो आपको मार्केट तक पहुंचाना है। जानवर के लिए दाना ये सब सारे कुछ आपको मार्केट से खरीद कर आना है। तो दूरी ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्च होगा, जिससे क्या होगा, आपको बचत कम होगी। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब देख रहे हैं आजकल की बहुत सारी चीज है मशीन से चलता है, क्योंकि जैसे जैसे मजदूरी जो है, लेबर मजदूर जो है महंगा होते जा रहा है, तो लोग थोड़ा मैकेनाइज कर रहे हैं, है ना, यांत्रिकरण कर रहे हैं डेयरी फार्म को भी, है ना, सब। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे कि दूध दुहाई के लिए लोग मिल्किंग मशीन का उपयोग करते हैं, फर्श धोने के लिए लोग मतलब कि प्रेशर पाइप, ये सारे चीज का उपयोग करते हैं। या लाइट नहीं जहाँ पर है वहां रोशनी के लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, इससे महंगा
चीज महंगी हो जाती है डीजल बस चलाना। इसीलिए वहां बिजली, सरकारी बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कि आपको कम खर्च हो। दूसरी चीज क्या है कि उस फार्म पे, डेयरी फार्म में चारे का भंडारण 6 महीना साल भर के लिए, जैसे सीजन के अनुसार आप उसका भंडारण करना है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। गोबर जो आपका फार्म पर होगा उसका निष्पादन सही ढंग से होना चाहिए और फार्म से दूर होना चाहिए। उसको कंपोस्ट बना करके आप सेल कर सकते हैं या अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपकी खेतों की फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा चीज क्या है, जहां भी स्टोर रखे हुए हैं चारा पानी का, वो शेड के आसपास होना चाहिए, है ना। और दुहाई वाली जो घर होता है वो शेड के, फार्म के सेंटर पे होना चाहिए। उसके चारों तरफ बाकी शेड होना चाहिए, जैसे बच्चे का शेड हो, जो जानवर दूध दे रहे हैं उसका शेड हो, है ना, या जो दूध देने वाले जानवर है उसका, ये सब होना चाहिए, है ना। ये चीज सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि जानवर क्या है, भगवान का दिया हुआ है, प्राकृतिक में रहा है, नेचर। उसके लिए अच्छे घर की बात हम कर रहे हैं, आवास की बात कर, आवास की बात क्यों कर। हम सभी जानते हैं, जैसे हम आप हैं, हम अपने लिए घर बनाते हैं, घर में सारे फैसिलिटी लगाते हैं ना? पंखा लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, खिड़की देते हैं, हवादार घर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो इस क्यों फिर ऐसा करते हैं? अब सीधी सी बात, एक सेकंड के लिए देख लीजिए, यदि बहुत गर्मी हो और हमको काम करना हो तो क्या होगा, हम थोड़ी देर काम कर पाएंगे। लेकिन वही मान लीजिए कि पेड़ का छाया है, वहां पर हम बैठकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा देर करेंगे। यदि कहीं पर पंखा लगा हुआ हो तो और ज्यादा देर करेंगे। यदि कोई एसी लगा दे और हम ज्यादा देर तक काम करेंगे, है ना। बीच बीच में हमको चाय पानी के लिए छुट्टी मिलते रहे और ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे आप उसकी फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो जाती है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। सेम चीज वही जानवर के लिए भी होता है। जानवर को आप बचाना होता है, जैसे कि धूप से, गर्मी से, ठंड से, तेज हवा से, ये सबसे हमें भी जानवर को बचाएंगे तो क्या होगा, उसको उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए हम जानवर के लिए एकदम आरामदेह आवास की बात करते हैं। ठीक है। अब है आवास कितने तरह का होता है जानवरों के लिए। खास करके हम लोग दो तरह का आवास का उपयोग करते हैं। वैसे तो गांव घर में क्या होता है, आसमान के नीचे रख देते हैं या कोई पॉलिथीन का ऊपर से डाल दिया, शेड बना दिया, ये टेम्पोररी शेड होता है, उसको रख लेते हैं। देखिए, जब हम ज्यादा जानवर रखते हैं, हम डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास 20, 25, 50 जानवर होते हैं, उसके लिए हम लोग दो तरह की आवास की व्यवस्था करते हैं। एक होता है जिससे ऊपर शेड हो लेकिन पूरा दीवार नहीं, साइड से खुला हुआ हो, उससे हम लोग ढीली ढाली आवास यानी ओपन हाउस बोलते हैं, ना। उसमें फायदा क्या है, ये सस्ता होता है, केवल आपको छत डालना पड़ता है ना, साइड से खुला हुआ होता है ना। इसमें बाद में आप विस्तार भी करते हैं, भाई तो अभी आपके पास 20 गाय है, हो सकता है 10 और गाय खरीद करके, या कहीं गए आपको 2, 4 गाय पसंद है टेम्पोररी, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी में, है ना। और ये खुला होने से क्या होता है, यानी रात में आप शेड में अंदर बांध देते हैं, खिलाते वक्त शेड के अंदर बांधते हैं, दिन भर वो बाहर घूमते रहती है, बाहर एक यार्ड होता है जिसमें घूमते रहती है ना। उसमें क्या होता है, आपको जानवर कब हीट में आई तो उसके लक्षण से, जैसे एक दूसरे को चढ़ना, इस सब चीज को क्या करते हैं हम लोग, पहचानने में आसानी होती है ना। दूसरा क्या होता है कि जानवर खुला घूमता है, जब खुला घूमता है तो ज्यादा ही आरामदेह महसूस करता है ना, ज्यादा उसको व्यायाम होता है, शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे हमें दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दूसरा है आपका, जैसे डेयरी फार्म पर होता है, डेयरी फार्म पर क्या होता है, वो थोड़ा महंगा होता है ना, क्योंकि उसमें ऊपर में शेड होता है, साइड में 2-3 फीट तक दीवार होता है ना, इस टाइप का होता है ना, जिसमें जानवर को ज्यादा प्रतिकूल वातावरण से ज्यादा सुरक्षा मिलती है ना। और जब इस टाइप का जो शेड होता है, जैसे कि आपको फोटो में देख रहे हैं, जो इस टाइप का शेड होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है एक लाइन में, है ना, कि एक ही लाइन में जानवर को बांध करके, एक ही साइड से एक ही लाइन में बांध के रखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक लाइन वाली, है ना। और दूसरा होता है जब 10
20 से कम गाय हो तो हम एक सेट में एक लाइन में बांध लेते हैं, यदि 20 से ज्यादा गाय हो तो दोहरी लाइन, डबल लाइन में हम लोग उसको सेट का निर्माण करते हैं, है ना? जिसमें दो तरीका होता है, या मुंह से मुंह, यानी बीच में आपका नाद होता है और दोनों तरफ आपका क्या कहते हैं गाय रहती है, यानी हेड टू हेड सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा होता है पूछ टू पूछ, यानी बाहर की तरफ जो होता है आपका नाद होता है और बीच में जो गाय होती है, जो दोनों तरफ से गाय बंधी हुई रहती है ना? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पूछ से पूछ, यानी टेल टू टेल सिस्टम जिसको बोलते हैं, पूछ से पूछ पड़ती। इस पड़ती में क्या होता है, दूसरे का जो है मुंह जो है विपरीत दिशा में होता है, एक दूसरे को देख नहीं सकता है, लेकिन पूछ आमने सामने होता है। इसका फायदा क्या है ना? तो पूछ से पूछ सिस्टम में क्या होता है कि बीच में एक लंबा गली देते हैं जिससे आने जाने का होता है ना? और उसको सफाई करने में आसानी होती है, आदमी जानवर को दुहाई में होती है। अब क्या हो जाएगा, जो भी आपको जो सांस लेने से ये सब संबंधी जो बीमारियां होती है ये सब कम होगा, क्योंकि ये जो है अलग अलग दिशा में रहता है ना? और दूसरी और क्या फायदा होता है, उसको ताजी हवा बाहर से मिलती रहती है ना? और कोई एक आदमी यदि पशुपालक है, आप देख एक जगह खड़ा होकर के आप सारे गायों को देख सकते हैं, वो ठीक से है उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई दुबिया जो है दूध तो नहीं चोरी कर रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें इसका हानि क्या क्या है, अब दोनों का मुंह दोनों तरफ है तो दो दांत आपको चाहिए, दोनों तरफ दांत चाहिए, तो दोनों तरफ नाक चाहिए तो क्या हो जाएगा, जानवर को खिलाने में दिक्कत होती है ना? और तो क्या कहते हैं, जो से जो गोबर से पेशाब से फैले नाद होते हैं उसमें दोनों तरफ गाय होती है, और दोनों तरफ गाय होती है, उसमें क्या आता है लाभ, फायदा क्या है, सभी का मुंह एक तरफ रहेगा, आप खड़ा होकर देख सकते हैं कौन जानवर आपका खा रहा है कौन नहीं खा रहा है ना? जानवरों को शेड में लाने ले जाने में आसानी होती है ना? उसी क्या होता है, दोनों का जो नाली होगा दोनों तरफ है, उसमें क्या होता है सूरज की रोशनी आएगी, सूरज की तो नाली क्या होगा सूखा रहेगा, ये सब होती है ना? खिलाना एक ही बार में सारे जानवर को एक ही तरफ आप सारे दाना पानी दे सकते हैं। हानि क्या है, उसमें दुहाई में दिक्कत होती है, क्योंकि आप टेल टू टेल वाले में क्या दे, बीच में गली है, रास्ता है, रास्ता है जाने का, उससे क्या होता है दुहाई में आसानी होती है, सफाई में आसानी होती है। उसमें क्या होगा आपको पीछे से हम लोग जगह देते नहीं, जगह तो दे रहे हैं सेंटर में नाथ के लिए, उससे खिलाने पिलाने में भी क्या कहते हैं दुहाई करने में दिक्कत होती है। अब है कि पशु का जो शेड बनाएंगे उसकी रूपरेखा क्या हो सकती है ना? तो कहते हैं कि पशु आवास के निर्माण के समय इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है कि पशु आवास पशुओं के लिए आरामदेह, सुरक्षित हो, साथ साथ आर्थिक बनाने में जो खर्च होगा वो भी सस्ता, और भविष्य में मरम्मत में भी, क्योंकि टाइम टू टाइम तो मरम्मत करना पड़ेगा, तो मरम्मत का भी हमको कम खर्च है। जहां तक संभव हो सके लोकल में आपका उपलब्ध सामग्री होता है, चाहे एस्बेस्टस हो, चाहे टीने का शेड हो, चाहे आपका फूस हो, कई बार हम फूस से भी छाते हैं, है ना? तो ये चीज जो भी लोकली उपलब्ध हो उससे आपको शेड बनाना चाहिए, है ना? और शेड ऐसा होना चाहिए कि जानवर को गर्मी सर्दी बारिश तेज हवा से बचाव करे, जिससे कि पशु में तनाव नहीं हो और जिससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े। अब है कि जानवर का शेड बनाते हैं तो उसमें एक लंबाई दिशा होता है और एक चौड़ाई होता है। तो लंबन दिशा जो है हमेशा पूरब पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी में क्या होता है, पूरब से जो सूरज आती है सीधे सिर पर आती है, यदि सिर पे आती है, यदि आप उत्तर दक्षिण दिशा में बनाएंगे तो क्या होगा, सुबह से लेकर के जब तक छत पर लगभग 11 बजे तक धूप आती रहेगी, फिर 2-3 घंटा जब तक छत पर सूरज रहेगी तब तक नहीं, मतलब कि कम कम धूप आएगी, लेकिन फिर 2-3 बजे के बाद शाम तक जो कड़ा धूप उस समय का होता है वो पूरा आते रहेगा। इससे क्या होगा, जानवर पर टेम्परेचर का लोड बढ़ता है, टेम्परेचर का लोड बढ़ता है, स्वाभाविक है ज्यादा गर्मी लगेगी, उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन वही जाड़े में देखिए, जाड़े में यदि उत्तर दक्षिण दिशा में रखिएगा तो क्या होता है, जाड़े में सूरज तिरछा चलता है, सूरज तिरछा चलता है तो क्या हो जाएगा, उसको जाड़े में धूप भी नहीं मिलेगी ढंग से, जबकि जाड़े में धूप का आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा जो लंबाई जो हो पूरा पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि
गर्मी के दिनों में धूप से भी बचा हो और जाड़े के दिनों में ज्यादा धूप शेड के अंदर। दरवाजा किसी भी तरफ खोल सकते हैं, उत्तर भी खोल सकते हैं, दक्षिण भी खोल सकते हैं। दूसरा चीज है नीम। कहते हैं जब पशु का शेड है, क्योंकि पशु की कीमत होती है ना, आजकल तो और बहुत ज्यादा कीमत हो गई है, तो कहने का मतलब है कि शेड मजबूत होना चाहिए। शेड तब वही मजबूत होगा जब उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, मजबूत रहेगा, गहरा रहेगा, है ना। तो कहते जब जहां तक आपका फर्श है, फर्श के ऊपर ज्योतिष है आपका, वो उसकी चौड़ाई वही रहती है, लेकिन नीचे नींव की चौड़ाई उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है, और गहराई जो है 4 से 6 फीट तक होती है। और जब भी आप नींव बनाए तो सीमेंट बालू गिट्टी से बनवाए, है ना, जिससे कि वो मजबूत रहे। अब है फर्श। फर्श बहुत इंपॉर्टेंट है पशु के लिए, लेकिन सबसे पशु को तो सबसे ज्यादा आरामदेह लगता है कि कच्चा फर्श हो। लेकिन कच्चा फर्श को हमें क्या होता है, डेली 2-3 बार हमको सफाई करना है, उस पर गोबर पेशाब करती रहती है, गहरा हो जाता है, तो और कई तरह के पेशाब उल्टा करने के चलते कई तरह की बीमारी फैलने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरा करने में हमें आसानी हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी खरंजा लगा देते हैं, या नहीं तो सबसे बेस्ट है कि सीमेंट का, आरसीसी का, सीमेंट ईटी का जो आपको है, ढलाई करके बना दीजिए। लेकिन फर्श ऐसा होना चाहिए कि फिसलन नहीं हो उस पर, क्योंकि फिसलन हुआ जैसे जानवर उठेगा या चल रहा है तो गिरने का डर रहता है। तो आप कहने का मतलब फिसलन नहीं होना चाहिए। आजकल सबसे अच्छा हो गया है, मैट आ गया है, रबर मैट आ गया है, जिसको कौ मैट भी बोलते हैं। वो कौ मैट को भी आप उस पर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जानवर को थोड़ा आरामदेह भी महसूस होगा, है ना, और फिसलन से भी। अब है दीवार। दीवार कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 2-3 फीट तक ऊंचा रखिए, उसके बाद आप खुला रखिए, है ना। यदि आप पूरे दीवार रखते हैं तो जगह जगह पर आप वेंटिलेशन के लिए, हवा आने जाने के लिए आप खिड़की उड़की लगा दीजिए, जिससे कि क्या हो, फ्रेश हवा जानवरों को मिलते हैं। अंदर में जो भी बदबू होता है, गोबर पेशाब से निकलता है, वो उस हवा के साथ बाहर निकलता है। छत। छत के लिए हम बात किए थे, हम पहले बोले थे जो आपके लोकल एरिया में उपलब्ध हो, लोकल मार्केट में उपलब्ध हो, उस चीज से आप बनाइए, है ना। लेकिन अब एक चीज क्या करते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस का, खपरा का, या उसका जो बनाते हैं, उसमें गर्मी जानवर को बहुत कम लगती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एस्बेस्टस सीट का तो चलन हटते जा रहा है, अब ज्यादातर आ गया है कि लोहे वाली सीट जो है ना, करकट जिसको बोलते हैं, करकट का उपयोग करते हैं। करकट में क्या हो जाता है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नीचे आएगा, सीट के अंदर आएगा, और जाड़े में लगता है कि उससे पानी टपक रहा है। इस सब से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, ऊपर में व्हाइट पेंट कर दीजिए, ऊपर छत के अंदर, बाहर तरफ आसमान की तरफ व्हाइट पेंट कर दीजिए। व्हाइट पेंट कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही सूरज की उसकी रोशनी आएगी उसको लौटा देगा, उसको नीचे यानी शेड के अंदर आने नहीं देगा। दूसरा कर सकते हैं आप, लकड़ी या आजकल थर्मोकोल आ गया, उसका आप फॉल सीलिंग भी बना सकते हैं, जिससे कि गर्मी नीचे कम है। दरवाजा जो है किसी सेट का, एक लाइन वाले पशु सेट का 5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। दोहरी लाइन वाले के लिए 8 फीट चौड़ा और ऊंचाई जो है 9 फीट के आसपास होनी चाहिए, है ना। और जब भी दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि जब आप खोलें तो बाहर वाले दीवार से सट जाए, ऐसे नहीं कि खड़े रहे। खड़े रहेगा तो क्या होगा, जानवर को टकराने का डर रहता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाद। नाद बहुत जरूरी है जानवर को खिलाने पिलाने के लिए, है ना। और नाद हमेशा जरूरत पड़ती है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ हो, जो ज्यादा दिनों तक चले, है ना। इसमें पार्टीशन होना चाहिए, है ना। एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि ऊंचा नाद वाले को सामने वाला जो 1 फीट 4 इंच ऊंचा होना चाहिए, और कम हाइट वाला का 6 से 9 इंच होना चाहिए, है ना। नाद का जो पीछे का जो है एरिया है आपका 2.5 से 3 फीट होना चाहिए, है ना। और चौड़ाई जो है 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। नाद का फर्श जो है, जो नाद का जो फर्श है, जो जमीन का जो आपका सेट का फर्श है, उससे लगभग 4 से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि पानी भरते समय या पानी को उसमें सफाई करना, निकाल, जिससे पानी साफ करना हो, निकालना हो, ये सब आसान है।
गली। अब जैसे हम पहले बात किए थे कि बीच में यदि आप टेल टू टेल सिस्टम करते हैं, यानी पूंछ से पूंछ प्रवृत्ति में करते हैं, तो बीच में 5 से 6 फीट का आपका एक रास्ता गैलरी होनी चाहिए, जिससे कि लोग आए जाए सफाई करने में, सब कुछ दुहाई करने में ये हो, है ना। यदि आप हेड टू हेड सिस्टम में डाल रहे हैं तो उस समय कम से कम, है ना, लगभग कुछ एरिया 2 फीट भी आप उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि उधर से आपको जानवर बाद में चारा उरा डालने में आपको सुविधा हो। दूसरी विधा है नाली। नाली भी उतनी जरूरत है क्योंकि आपको सेठ की सफाई करना है, गोबर पेशाब बह के जाना है, तो सारे कुछ होना है। तो कहने का मतलब नाली इस ढंग का होना चाहिए, 2 इंच चौड़ा होना चाहिए, है ना, और जानवर जहाँ खड़ा होता है उससे कम से कम 1 इंच दूर होना चाहिए। उसमें ढलान होना चाहिए, यानी 10 फीट पर 1 फीट का ढलान होना चाहिए, जिससे कि पानी पेशाब वो सब आसानी से वो बह जाए। दूसरा चीज है कि नाली का जब भी हो जाए गोल होना चाहिए, किनारा जो है नाली का नीचे का फर्श का गोल होना चाहिए, जिससे कि साफ पानी, मतलब कोई चीज रुके नहीं, आसानी से बह जाए और साफ करने में भी सुविधा हो। अब आता है कि जानवर के लिए जगह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ होगा तो जानवर तनाव में आएगा, वो ढंग से ना खा पाएगा, ना ढंग से वो आराम कर पाएगा, इससे क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए जानवरों के लिए उचित जगह देना शेड में बहुत जरूरी है ना। तो उसमें कैसे दे देते हैं, जैसे गाय के लिए, क्योंकि 2 तरह का देते हैं, एक तो शेड हुआ, शेड के अंदर और शेड के बाहर जाल आंगन जो होगा वो। तो गाय के लिए 3.5 फीट अंदर देते हैं, और उसका डबल 3.5 वर्ग मीटर अंदर देते हैं और 7 वर्ग मीटर बाहर देते हैं। भैंस के लिए 4 8 है, गाभिन पशु के लिए 12 12 है ना। 3 महीना तक के बच्चे के लिए 1 और 2 है, 3 से 6 महीना के 2 और 4 है। यदि आपने फार्म पर सांड रखने, क्योंकि आज सब जगह एआई का सिस्टम हो गया तो सांड रखने का प्रचलन नहीं है, यदि सांड रखते हैं तो 10 12 स्क्वायर मीटर जो है आपका सेट के अंदर, और 24 उसका डबल या 120 उसके बाहर होना चाहिए। एक सेट में कितनी गाय रख सकते हैं, 50 गाय, 50 भैंस रख सकते हैं। गाभिन पशु एक सेट में एक ही रहेगा। जन्म से 3 महीना तक बच्चे को 30, या 3 से 6 महीने वाले बच्चे को 30 रख सकते हैं। एक सेट में एक ही 60 को रख सकते हैं, क्योंकि वो आप 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या वो आपस में लड़ता है ना। तो ये चीज पर ध्यान दें। उसके बाद आता है आरामदेह बिछावन, क्योंकि जब आप कंक्रीट का, सीमेंट मिट्टी का फर्श बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जानवर चलता है, उसको आराम उतना नहीं मिलता है, इसलिए उसको बिछावन देते हैं। बिछावन जो पुआल उबाल का देते हैं, या आप मैट दे रहे हैं तो आप मैट दीजिए। मैट दे रहे हैं तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक सप्ताह पे 6 दिन पे उसको पलट कर धो दीजिए। नहीं धोएगा तो क्या हो जाता है, नीचे बहुत सारे कीड़े पनपने लगते हैं, इससे जानवर बीमार पड़ सकता है। तो इस चीज का, अब जब डेयरी फार्म की हम बात करते हैं, जब आपके घर में 2 4 गाय तो कोई बात नहीं, जहाँ हम कहाँ वहीं खिलाएंगे वहीं रखेंगे, सब कुछ वहीं होता है। या घर से सेठ से बाहर आप गौशाला से बाहर नाद दे देते हैं, जो खुले में दिन भर खाएगा, या जिस समय धूप तेज रहेगी या रात में हम लोग बांध देते हैं। लेकिन जब डेयरी फार्म की हम बात करते हैं तो डेयरी फार्म बहुत सारे से कई कई तरह के सेल होते हैं, यानी दुहाई करने के लिए अलग जगह होता है ना। सूखी गाय के लिए अलग होता है, बच्चे नवजात बच्चे के लिए, बछड़े के लिए अलग होता है, बड़े बछड़े के लिए अलग होता है, बाछियों का अलग होता है, बाछा का अलग होता है। तो कई तरह का ये होता है। अब जैसे दुधारू पशु का सेट, जहां पर हम दुधारू पशु को, गाय भैंस को रखते हैं, है ना, जहां पर उसकी दुहाई की जाती है, दुहाई यानी उसको जहां पर खिलाया खिलाया पिलाया जाता है, तो उस तरह की सेल होती है ना? सूखे पशुओं का सेल, जैसे प्रति पशु जो 6 से 6.5 स्क्वायर मीटर आपको उसका जगह देते हैं। नवजात बछड़ों के लिए सेट, है ना, वो नवजात बछड़े का सेट जो होगा तो दुहाई वाली सेट से नजदीक होना चाहिए, क्योंकि आपको सुबह शाम बछड़े को लाने हैं, उसको पलाने के लिए गाय दुहाई के समय में, इसीलिए उसके नजदीक होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज है उसका फर्श पर आप बिछाव होना चाहिए, है ना, ये चीज को, और थोड़ा प्रकाश का सूरज की रोशनी आने का, वेंटिलेशन का, हवा आने जाने का, और जल निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। युवा बछड़ों के लिए, जैसे कि 6 महीना से ऊपर का जो भी बच्चा होगा उसको हम
जब तक वो जिसका गाभिन नहीं हो जाए तब तक उसको एक साथ अलग अलग रखते हैं, बाछा बाछी को अलग अलग रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 महीने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वो अनवांटेड जो होता है, अवांछित गाभिन होने का डर रहता है। जबकि आप एआई कर रहे हैं, अच्छे सीमेंट से उसको गर्भधारित करवाते हैं, ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। वहां भी जो नवजात बच्चे होते हैं उसकी तरफ उसकी सफाई सुथरा पर ध्यान देना चाहिए। अब कर रहे हैं ब्यात वाले पशु का सेवन, यानी गाय जहां बच्चा देती है। डेयरी फार्म की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कही कि आपके घर में 2 4 है उसकी बात नहीं कर, डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय बच्चा देती है तो बच्चेदानी से कई तरह की चीजें निकलती है जो बीमारी फैला सकती है, इसीलिए उसको हम लोग अलग शेड में रखते हैं। और कितना रखते हैं कि आपके पास 100 गाय है, एक शेड बनाएंगे जिसमें बॉक्स टाइप का बना देंगे पार्टीशन करके, और 100 गाय पे 10 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 10% हिसाब जितना आपके पास एडल्ट गाय है उसका 10% हम उसमें रखते हैं। और उसका एरिया कम से कम 100 से 100 150 वर्ग फीट होना चाहिए, जहां नर बिस्तर होना चाहिए। जैसे ही गाय प्रेग्नेंट है उससे 3 4 सप्ताह पहले उसको जहां कहीं भी सूखे शेड में रखते हैं, जहां सूखे जानवर के शेड से उसमें हमको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन 7 सप्ताह पहले इसलिए शिफ्ट करते हैं कि कम से कम उस वातावरण से, नए वातावरण से वो अच्छी तरह से वो हो जाए, घुल मिल जाए, इसको ये नहीं लगे कि हम नई जगह पर आ गए हैं, कई तरह के परेशानी हो, इसलिए उसको 3 से 4 सप्ताह पहले। एक शेड और होता है जिसमें कि बोलते हैं आइसोलेशन शेड। जब जानवर बीमार पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जानवर है, यदि कोई बीमार जानवर स्वस्थ जानवर के साथ रहेगा, दूसरे जानवर बीमार होंगे, उसके लिए क्या करते हैं, एक शेड बनाते हैं जो सारे शेड से अलग दूर होता है। और उसकी एरिया कितना होता है, 150 वर्ग फीट के आसपास होता है वहां पर रख करके उसके इलाज करते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तब फिर हम उसको इसमें ले आते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, उसके खाने पीने, नाली पानी उसका निकलने का सारे व्यवस्था आपके स्वस्थ जानवर जो होता है उससे अलग होना चाहिए, उससे मिक्स नहीं होना चाहिए। नहीं तो मिक्स होगा तो फिर वह बीमारी फैलेगी। उसके अलावा डेयरी फार्म में बहुत सारे, जैसे कि दूध दुहाई का, उसको जो आप लिखा पढ़ी करेंगे, दूध अभिलेख कक्ष हो जाएगा, चारा दाना रखने का स्टोर होगा, कुट्टी काटने का सेट चाहिए। जो आप हरा चारा पैदा कर रहे हैं तो आपको फार्म का जो यंत्र रखने का सेट है ना, ऑफिस, ये आवश्यकता अनुसार ये सब होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कि पशु आवास की सफाई व्यवस्था। सफाई, अपने पशु का शेड तो बना दिया, बहुत अच्छा, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप समय समय पर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कई तरह का बीमारी फैलेगा। दूसरा चीज है कि गोबर का निष्पादन सबसे अच्छे ढंग से होना चाहिए। गोबर जैसे ही दिया वहां से हटा दीजिए, है ना, जिससे जानवर उस पर बैठे नहीं, उसको शेड से दूर जहां कहीं पर एक गड्ढा खोद करके वहां उसको जमा कर जाइए। जब गड्ढा भर जाएगा उसको ढक दीजिए, तो 3 4 महीने 5 महीने में वो कंपोस्ट बन जाएगा, उसको या तो आप सेल कीजिए। दूसरा चीज है कि नार में जो चारा उरा दाना डालते हैं ना, उससे क्या होता है कि सफाई नहीं करेंगे, जानवर खाया बहुत छोड़ दिया तो क्या होगा, मक्खी का उपद्रव बढ़ जाता है। पानी का जो, जहाँ पानी का जो टंकी होता है जिसमें पानी पीता है, उसको भी समय समय पर आपको साफ करना चाहिए, चूना उना डाल करके या लाल दवाई डाल करके उसकी सफाई होती रहनी चाहिए, रगड़ रगड़ जिससे खाए नहीं लगे, जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया वायरस ये सब जो जीवाणु होते हैं वो सब नहीं। दूसरा चीज है, जब जानवर का जहाँ दुहाई का शेड है, दुहाई से पहले अच्छे ढंग से साफ सुथरा कर देना चाहिए, अब तब दुहाई स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि मान लीजिएगा गोबर वहां पर है, आप दुहाई कर रहे हैं, तो गोबर का दूध जो होता है कोई भी गंध को जल्दी जल्दी अवशोषित कर लेता है ना, और पीने वाले जो दूध का उपयोग करेगा है ना, उसमें वो चीज उसको पता चल जाएगा कि भाई गोबर का बदबू आएगा, या प्याज पत्ता गोभी खिला रहे हैं, प्याज का पत्ता खिला दिए ना, उस सारे क्या बरसी खिला रहे हैं, उसका सारे गंध उसमें खिलाता है, तो पीने में अच्छा नहीं लगता है। ये चीज कहने का मतलब कि गाय स्वस्थ रहनी चाहिए तो स्वच्छ स्वच्छ दूध होना चाहिए, स्वच्छ दूध रहेगा तो दूध का जो उपयोग करने वाले हम स्वस्थ रहेंगे। ये चीज सारे जो है आवास प्रबंधन के अंदर आता है। ये सारे चीज आप अच्छे ढंग से प्रबंध करेंगे तो आपको आपके जानवर की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, अधिक अच्छी दे रही है वो बरकरार रहेगी, है ना, और आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
धन्यवाद। और कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी को? थैंक यू सर, नहीं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और अभी जो है सर का प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों ने सुना। अब किन्हीं को कुछ पूछना है अगर हाउसिंग से रिलेटेड या प्रबंधन से संबंधित कुछ भी पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं। सर काफ़ी अच्छे विशेषज्ञ हैं प्रबंधन के। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, फिर सर को हम धन्यवाद देते हैं। सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और विशेषकर आपने बताया कितने तरह की हाउसिंग होती है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, गाभिन पशु की हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इवन अगर हाउसिंग सही से नहीं करे तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी रोचक जानकारी थी और हम सभी लोगों ने ध्यान से सुना। और सर आपको इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही जो भी मुझे नहीं लगता कि भी कोई और दहिया सर हैं हमारे डाइटेशियन, नहीं है, निकल गए। शायद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आज पर्व त्योहार का दिन है, सभी लोग पर्व त्योहार मनाने में लगे हुए हैं। तो इसके बावजूद भी जो भी बंधु हमारे साथ पशुपालक बंधु जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है कार्यक्रम में जुड़े रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। विशेषकर हमारे एसपी साहू सर को कि आज की छुट्टी का दिन था, व्यस्त समय था, फिर भी सर ने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद हेलो सर। सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।